नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि चाइना भारत से आगे क्यों है। जी हाँ, ये वही चाइना है जो भारत की आजादी से मात्र 2 साल बाद आजाद हुआ था, फिर भी आज ये इतना आगे कैसे है। डेवलपमेंट की सोच को लेकर दोनों में क्या अंतर है और किन कारणों की वजह से आज भारत इतना पीछे है। हमें अपने पड़ोसी चीन देश से क्या सीखना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिक सीमा पार कर भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। टूट पड़ी चाइना में भाई, एक नंबर एलजी, होंडा, होंडई, जितनी कंपनियां सब कुछ गए कहां पर? चाइना में। एक नंबर का स्टील। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक इसके 2 साल बाद चाइना भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और जैसे ही 1950 में भारत ने अपना संविधान बना लिया, तब इन दोनों कंट्रियों ने अपने अपने तौर तरीके से जीरो लेवल से डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। यह डेवलपमेंट का कार्य चाइना के पहले प्रधानमंत्री माओ जेडोंग और इंडिया के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत होना शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात तो यह है कि 1947 से बीते पिछले 200 वर्षों से लगातार विदेशी आक्रमणों के बावजूद भी भारत एशिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था। और आज जब इन दोनों ही देश की आजादी को लगभग 70 साल बीत चुके हैं और हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो हम पाते हैं कि आज हम चाइना से कितने पीछे हैं और चाइना हमसे आज कितना आगे है। फिर चाहे बात करें टेक्नोलॉजी की, मेडिकल फैसिलिटीज की, पॉपुलेशन कंट्रोल की, लिटरेसी रेट की, डिफेंस फोर्सेस की या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की, आज हर मामले में चाइना हमसे आगे है। लेकिन ऐसा क्यों है? आइए पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, हमें चाइना के विकास को समझने के लिए चाइना की हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा। चाइना के विकास की पहल चाइना के पहले प्रधानमंत्री और पीआरसी यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर माओ जेडोंग द्वारा की गई थी। माओ जेडोंग का एक और नाम माओ से तुंग भी था। साम्यवादी चीन की स्थापना करने वाले क्रांतिकारी नेता माओ जेडोंग बढ़ती जनसंख्या और बेकाबू गरीबी के कारण चीन को आर्थिक प्रगति के पथ पर नहीं ले जा सके और अब माओ जेडोंग की मृत्यु के बाद चाइना के नए नेतृत्व ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू कर दिया। खासकर कि तटीय क्षेत्रों पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना काफी आसान कर दिया। वही भारत का कानून हमेशा से ही खुली बाजारों को बढ़ावा देता रहा है। कोई भी आए, अपनी दुकान लगाए, बेचे खाए और चला जाए। यह सब कुछ ब्रिटिशर्स अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कई हथकंडे अपना रहे थे, जिसके चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सोशल इकोनॉमिक मॉडल अपनाया गया, जिसमें राष्ट्र धन सृजन यानी कि नेशन वेल्थ और चाइना की तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन पर प्रोत्साहन नहीं दिया गया। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। चाइना ने भारी संख्या में लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिससे कि लाखों लोगों को रोजगार तो मिला ही, साथ ही चाइनीज इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी काफी गति मिली और यही इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज चाइना आगे बढ़ रहा है। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अनुसार आजादी के 50 वर्ष बाद भारत की जीडीपी 6.5% पाई जानी थी, लेकिन 50 वर्ष बाद भारत की जीडीपी मात्र 3% ही पाई गई। वहीं चाइना के आजादी के 50 वर्ष बाद चाइना को भी 6.5% जीडीपी चाहिए थी, लेकिन चाइना के बेटर प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत चाइना ने 6.5% के बजाय 2.5 गुना ज्यादा यानी कि 9% जीडीपी बनाए रखी और यह सब उसके एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग के बदौलत ही हो पाया। पॉइंट नंबर 3, इंप्रूवमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस। सन 1962 में जब चाइना ने लद्दाख के 37,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, तब भारत और चाइना के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस युद्ध में भारत ने अपनी एयर फोर्सेस का उपयोग नहीं किया, जो कि चीन से मिली हमारी एक हार की प्रमुख वजह बनी। चाइना समय समय पर अपनी सेनाओं की कंठस्थ कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता रहा। May of 1949, the Nanking-Shanghai campaign had cost the nationalists 300,000 men and precious equipment. साथ ही चाइना ने अपने डिफेंस फोर्सेस को और भी ताकतवर बनाने के लिए थिएटर कमांड की तर्ज पर अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। बेसिकली ये थिएटर कमांड एक डिफेंस सेक्टर की ऐसी यूनिट होती है जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों ही यूनिट एक साथ मिलकर काम करती हैं, जिसको किसी भी खतरे से निपटने के लिए काफी कुशल माना जाता है। लेकिन वही भारत की सेनाएं अभी भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वॉर मॉडल पर ही संगठित है, टिकी हुई हैं। लंबे समय से भारत ने अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण नहीं किया है, जबकि चीन लगातार अपने शस्त्रागार में सुधार करता आ रहा है। चाइना आज वॉर के बदलते नेचर को समझ गया है। चाइना ये जानता है कि बिना अधिक सैनिक खोए बिना कैसे हम दुश्मनों पर भारी पड़ सकते हैं। चाइना आज इसी नीति पर कार्य करता है, जिससे हमारे देश को कुछ चीनी किताब से सीख लेने की जरूरत है।
पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल ऑन ओवर पॉपुलेशन। चाइना ने अपनी बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की, जिससे कि चाइना की बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन भारत में अब तक बढ़ती जनसंख्या को लेकर कोई भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी या फिर कारीगर स्कीम नहीं लागू की गई है, जिससे हमारे विकास में एक रोक लगी हुई है, हमारे विकास को गति नहीं मिल रही है। जनसंख्या की समस्या के नजरिए में थोड़ा बदलाव किया जाए। अहम सवाल यह है कि आबादी की ये बेहिसाब बढ़ोतरी रुकनी ही चाहिए। हर मिनट 30 बच्चों का जन्म होता है, जबकि चीन में ये संख्या सिर्फ 10 है। अनुमान ये है कि 2023 तक भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा, जो बड़ी समस्या बन जाएगी। पॉइंट नंबर 5, बेटर यूज ऑफ सोलर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। किसी ने कहा है कि एनर्जी किसी देश के अस्तित्व और प्रगति की कुंजी है, जिसके दो प्रमुख सोर्सेस हैं, कोयला और तेल। निश्चित रूप से हमारे देश ने इस पे काफी बल दिया है, इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसके प्रोडक्शन पे काफी फोकस किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे देश ने इस पर काफी फोकस किया, प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे देश ने एनर्जी के केवल इन्हीं दो सोर्सेस पर फोकस किया है। हमारा देश केवल आज कोयले और तेल पर ही सिमट कर रह गया है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश चाइना तेल और कोयले पर अपनी निर्भरता कम करके एक नई सोच के साथ सोलर और इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को बढ़ावा दे रहा है। खासकर चाइना ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काफी फोकस किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के मुकाबले चाइना में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स और उसके लिए सुटेबल चार्जिंग पॉइंट्स हैं। खासकर हमारे इंडियन सिटीज में पोल्यूशन की कंडीशन को देखते हुए, प्रदूषण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए, अगर हमने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर उतना ही फोकस किया जितना कि आज चाइना कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे देश की हवा में एक करिश्मा देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, मार्केटिंग अप्रोच। हमेशा से ही चाइना की मार्केटिंग प्लानिंग उसके डेवलपमेंट का एक अभिन्न हिस्सा रही है। चाइना अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर के हिसाब से बनाता है। एक कस्टमर को क्या चाहिए? बेहतर और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, वो भी सस्ते दामों पर। चाइना ठीक इसी स्कीम पर अपनी मार्केट चलाता है। चाइना एक बार प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन उनके सस्ते दामों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन दोस्तों, आज भी भारत में भारी संख्या में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। हमें भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हुए चाइना की मार्केटिंग स्कीम से कुछ सीख लेने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 7, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिंकिंग प्रोसेस एंड एजुकेशन। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना की 52% आबादी नास्तिक है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कुछ समझे नहीं? यानी कि चाइना की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो धर्म और भगवान को मानती ही नहीं, और यहां हम हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम ही कर रहे हैं। चाइना के लोग अपना समय और पैसा धर्म की बजाय कर्म पर लगाते हैं। अगर पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड देखें तो हमारे भारत का एवरेज ग्रोथ रेट मात्र 6% रहा, वहीं चाइना का एवरेज ग्रोथ रेट 10% रहा। जहां आज चाइना में एजुकेशन लेवल 100% पहुंचने वाला है, वहीं हमारे देश में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता, और यही हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है। एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम ना होने की वजह से हमारे देश के लोगों की सोच डेवलप नहीं हो पा रही है, और वो जाति धर्म और घरेलू विकास में ही फंसे रह जाते हैं। तो यही थे वो कुछ प्रमुख कारण जिनकी वजह से चाइना आज हमसे आगे है, और हमें चाइना से बेहतर बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। अभी भी कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर हमारी गवर्नमेंट को काम करना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी कही हर एक बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है या फिर वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट में अपने सजेशंस लिखना मत भूलिए कि कैसे हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर फैक्टोरिक को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।